गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हुए उसके बारे में उसकी विशेषताएं और किसी उद्योग को कहीं पे स्थापित करने के लिए हम किन किन कारणों का ध्यान रखते हैं और उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। विनिर्माण का अर्थ होता है हाथ से बनाना, यानी कि विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे अथवा अर्धनिर्मित माल को हम ऊंचे मूल्य के तैयार उपयोगी माल में बदल दिया जाता है। अर्थात हमें जो प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त हुए होते हैं, यानी कि जिसको हम कच्चे माल के लिए कह रहे हैं, जैसे कि कागज उद्योग के लिए हमें लुगदी हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त होती है, या गन्ना हमें प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त होता है, तो हम उसको और अधिक मूल्यवान बना देते हैं, और अधिक उपयोगीपूर्ण बना देते हैं और अधिक कीमती बना देते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। इसके बाद हम देखते हैं कि एक विनिर्माण उद्योग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एक जटिल एवं स्मार्ट संगठन। जटिल एवं स्मार्ट संगठन का अर्थ है कि जो हमारा विनिर्माण उद्योग होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसके अंदर कई संगठन होते हैं, मिलके कार्य करते हैं, तब एक पूरा विनिर्माण उद्योग बनता है। विशिष्टीकृत श्रम का मतलब है जब बड़े पैमाने पर कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे उस श्रम के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है और वो उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा मशीनों का उपयोग। मशीनों का उपयोग के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो बड़े पैमाने पे भी किए जाते हैं और छोटे पैमाने पे भी किए जाते हैं। तो इनके अंदर हम ऊर्जा के साधन भी हमें प्राप्त होते हैं, हम इसके अंदर मशीनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया है हमारा ऊर्जा के साधनों का प्रयोग। जो मशीनें हैं, मशीनों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा पूंजी का भारी निवेश। अभी इन सभी संसाधनों को खरीदने के लिए, या फिर हमारे पास ऊर्जा हो, मशीन हो, श्रम हो, या एक संगठन बनाने के लिए हमें पूंजी का निवेश करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। विनिर्माण उद्योग की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे जो हमारा उत्पाद होता है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान और विकास के लिए जो हमारे विनिर्माण उद्योग होते हैं उसकी एक विशेषता होती है, यहाँ पे लगातार रिसर्च किया जाता है और रिसर्च के द्वारा नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है। जैसे कि हमारा कि उद्योगों से निकला हुआ जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको किस तरह से हमने निस्तारण करना है, एलिमिनेशन करना है, ये सारा का सारा हमारा विनिर्माण उद्योग। परिष्कृत उत्पाद, यानी कि परिष्कृत उत्पाद का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो उत्पाद हैं वो लगातार संशोधित होते रहते हैं, वो लगातार उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं विनिर्माण, वो बड़े पैमाने पर हम आज के युग में देख पा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पर हमारे उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो हमारा सबसे पहला है कौशल अथवा उत्पादन की विधियों का विशिष्टीकरण। अब हम जब किसी फैक्ट्री में देखते हैं तो पहले क्या किया जाता था? पहले ऑर्डर प्राप्त होता था, उसके बाद हम उसका उत्पादन करते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर बहुत सारे कर्मचारी लगते हैं, वो एक ही पुर्जे को बनाते हैं। वहाँ पे जैसे कि हर एक इकाई अलग कर दी जाती है। जैसे कि हम अगर देखें मोटर उद्योग है, मोटर साइकिल उद्योग है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि हर एक पुर्जे को अलग अलग हमारा सेक्टर तैयार कर रहा होता है, और एक पुर्जे को बार बार बनाने के अंदर उसके अंदर हमारा विशिष्टीकरण हो जाता है, और उसमें वस्तु की लागत भी कम आती है और वस्तुओं का मानक भी समान रहता है। दूसरा है हमारा मशीनीकरण। मशीनीकरण से मतलब है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीनें अपने आप चलने वाली स्वचालित मशीनें होती हैं। इसके अंदर हमने कैड कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित किया जाता है, जो अपने आप सोच समझ भी सकती है। तो आजकल हमारे आधुनिक बड़े पैमानों में मशीनीकरण का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार है। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है कि यहाँ पर लगातार शोध और विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत पूंजी का जो प्रयोग है वो प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमें गुणवत्ता का नियंत्रण रखना है। जो हमें अपशिष्ट पदार्थ हुए उनका किस तरह से हम उनका निस्तारण करते हैं, प्रदूषण में हम कमी किस तरह कर सकते हैं, ये सारी हमारी प्रौद्योगिकी नवाचार के अंतर्गत आता है। अगला हमारा संगठनात्मक ढांचा एवं सत्रीकरण है।
जो आधुनिक विनिर्माण है उसमें एक संगठन की तरह कार्य करते हैं। उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे मैनेजमेंट विभाग हो रहा है हमारा, फाइनेंशियल है, या HR डिपार्टमेंट है। ये सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं, और साथ में वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर हमारे स्तर होते हैं और अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह हमारा जो विनिर्माण है वो एक जटिल और संगठनात्मक ढांचे के रूप में, जिसमें स्तर पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न लेवल होते हैं कर्मचारियों के, तो वो हमारी एक विशेषता है। अनियमित भौगोलिक वितरण, जो हमारा आधुनिक जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो लगभग थोड़े ही स्थानों पर विकसित हो पाए हैं। विश्व के केवल 10% भाग पर ही हमारे आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग विकसित हैं। इसके अलावा हम अगर देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो उद्योगों की अवस्थिति, कि उद्योग हमारे कहाँ पे विकास करता है या किसी हम उद्योग धंधे को कहाँ पर लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं इसके अंदर सरकारी नीतियाँ, पर्यावरण, औद्योगिक जड़त्व, मानवीय कारक और भौगोलिक कारक के अंदर हमारे हैं आर्थिक दूरी, कच्चा माल, शक्ति के साधन, जलापूर्ति, श्रम की उपलब्धता तथा प्रबंधन सूची। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम के द्वारा समझ पाते हैं कि किसी उद्योग की स्थिति कहाँ कहाँ पे निर्धारित की जाती है, किन 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 हमारे जो तत्व हैं, किन किन जो है इसको निर्धारित कर पा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा सरकारी नीतियों से हम शुरू करते हैं, कि जो हमारी सरकारी नीतियाँ होती हैं तो ये हमारी क्या करती हैं। सरकारी नीति क्या कहती है कि जो हमारा प्रदेश है वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा स्थापित हैं, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे उद्योग धंधे नहीं हैं। तो सरकार क्या करती है, इस असंतुलन को दूर करने के लिए इस तरह की नीति बनाती है जहाँ पे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करती है, और जहाँ पे पहले से लगे हों वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की नीति को लागू करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा औद्योगिक जड़त्व। औद्योगिक जड़त्व का क्या है? औद्योगिक जड़त्व है हमारा, जब कोई अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो कोई उद्योग धंधा एक समय पर वहीं पर स्थापित हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके समय के साथ साथ उस उद्योग को बढ़ावा देने वाले अनेक कारक भी वहीं पे स्थापित हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब औद्योगिक उस उद्योग को जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी अगर वो ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन वो उद्योग वहीं पर बने रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक जड़त्व कहते हैं। जैसे रेवाड़ी के अंदर बर्तन और अलीगढ़ में ताला जो हमारा मार्केट है वो वहाँ पे अभी भी स्थापित है। उसके बाद हम बात करते हैं मानवीय कारक की। मानवीय कारक हमारा है कि जो ये सारे ही हमारे कारक हैं इनको निर्देशित करने वाला और इनको कंट्रोल करने वाला मनुष्य है, और वही हमारा इन सभी को अपनी बुद्धि के द्वारा इन सभी को अपने नियंत्रण में रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण भी हमारा क्या है कि आजकल हर कंपनी क्या करते हैं कि सभी जो कर्मचारी उनके लिए अच्छा भौतिक पर्यावरण उपलब्ध कराने की कोशिश करती है वहाँ पे, जिससे कि उनकी कार्यकुशलता अच्छी बनी रहे और उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए, और अगर हम भौतिक की बात करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है वो आर्द्र जलवायु में अगर हम लगाते हैं तो नमी वाले क्षेत्रों में उसका धागा बार बार नहीं टूटता। अगर हम शुष्क इलाके में अगर उसका सूती वस्त्र उद्योग लगाएंगे तो धागा बार बार टूटेगा। तो इस तरह हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे किस तरह का हमारा लगाया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कच्चा माल। कच्चा माल हमारा देखो, कच्चा माल के हमारा किस तरह से प्रभावित करता है कि कच्चा माल कई बार होता है कि हर जगह पे लगातार कच्चा माल किसी भी स्थान पर हम उद्योग को लगाएं तो कच्चा माल ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। इस तरह के उद्योगों को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और अगर हम कच्चा माल की बात करते हैं, जैसे कच्चा माल भारी होता है, जैसे हमारा लोहा है, पटसन उद्योग है या सीमेंट उद्योग है, ये उद्योग वहीं पे लगाए जाएंगे जहाँ पर वो कच्चा माल पास में ही प्राप्त होगा। या फिर हम देख सकते हैं शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ, जैसे हमारा गन्ना है, अगर गन्ना होगा या फल होगा या दूध होगा तो इस तरह के जो हमारे इनके आधार पर हम जो उद्योग धंधे लगाते हैं वो भी हम कच्चा माल के निकट ही लगाएंगे। शक्ति के साधन अगर हम देखते हैं, दूसरा शक्ति के साधन की बात करते हैं कि शक्ति की साधन की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कोई भी उद्योग धंधा अगर हमें लगाना है तो उसके लिए हमें शक्ति की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम मशीनों को इनके द्वारा हम चलाते हैं। तो वो देखना होता है कि वो हमें कहाँ पे हमें
प्राप्त हो पाता है और कहाँ पे हमें आजकल, जैसे हाँ अगर हम देखते हैं कि ऊर्जा का साधन कौन सा है जो हमें क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, वहाँ पे हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम कोयले की खान, हमें कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास में कोयले के साधन होने चाहिए, कोयले का उत्पादन होना चाहिए। ठीक है। अगर हम विद्युत ग्रिड की बात करते हैं तो पावर है उसको हम कहीं भी परिवहन कर सकते हैं, तो इसलिए उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद अगर हम देखते हैं पूंजी, अगर पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी हमारे एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना पूंजी के हम ना तो भूमि खरीद पाते हैं और ना ही हमारे पास हम अन्य साधनों का इंतज़ाम कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रबंधन की, तो हमारे पास प्रबंधन होना चाहिए, अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें उद्योग धंधा कैसे लगाना है, किस स्थान पर लगाना है, कच्चे माल को कैसे प्राप्त करना है, ये सभी कारक हमारे प्रबंधन के अंदर आते हैं। फिर हम अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारी है श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता का है हमारा कि हमारे पास श्रम होना चाहिए, जैसे हमारा जो घड़ी उद्योग है, कांच उद्योग है, होजरी उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इन सब यहाँ पे सीमित जगहों पे ही इसका श्रम उपलब्ध होता है, तो हम उन्हीं स्थानों पर हम किसी उद्योग को लगाएंगे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे साधन हैं। जल आपूर्ति है कि अगर जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्र में भी हमें जल की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें कोई रंगाई का उद्योग है जो और कच्चा माल, जैसे हमारा लोहा इस्पात उद्योग है, उसमें भी हमें लोहे को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हमें जिन उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है वहाँ पे जल भी हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारा उद्योग निम्न आधार के ऊपर हम उनका विभाजन कर पाते हैं, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, निर्मित माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो हम सबसे पहले आकार के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम आकार के आधार पर 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं, कुटीर अथवा घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर और घरेलू उद्योग का ये सबसे छोटा इकाई होती है। हाँ, इसमें दस्तकार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ही कच्चे माल को प्रयोग करके घर पर ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे खाद्य पदार्थ, दरी, चटाई इत्यादि। वहीं अगर हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं तो इन्हें लघु उद्योग भी कहा जाता है, और इन उद्योगों को उत्पादन तकनीक और निर्माण स्थल के आधार पर कुटीर उद्योगों से अलग किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर हम ऊर्जा से चलने वाली छोटी छोटी मशीनों का उपयोग भी करते हैं। इसमें कम पूंजी, कम मशीन और कम श्रमिक होते हैं, इसलिए इसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। हम उदाहरण देख सकते हैं, फर्नीचर उद्योग है या धातु के बर्तन बनाना इत्यादि। अगर हम बड़े पैमाने के उद्योगों की बात करते हैं तो इसमें उत्पादन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होती है, और ये मशीनें ऊर्जा के द्वारा चलती है और बहुत बड़ी संख्या में इसमें हमारे जो श्रमिक एक साथ काम करते हैं। कच्चे माल और पूंजी का प्रयोग भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हाँ, तो इसके अलावा ही इनका प्रबंधन होता है, इनका उद्योगों का जटिल होता है और इसमें श्रम का विशिष्टीकरण होता है। इसके हम एग्जाम्पल अगर देखें तो लोहा इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग हमारे इसके अंदर सम्मिलित हैं। फिर हम देख सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग है हमारा, जिसमें कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित में हमारे चीनी उद्योग, भोजन प्रसंस्करण है, उद्योग है, वनस्पति, वस्त्र, चाय, कॉफ़ी और रबड़ उद्योग है, क्योंकि इनमें जो प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा हमारा खनिज है। खनिज के अंदर हमने धात्विक, अधात्विक में लौह, अलोह है, और अधात्विक में हमारा सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि हैं। यानी कि हमें इनसे जो पदार्थ प्राप्त होता है वो खनिज से ही हमें इनका कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। रासायनिक आधार उद्योग की बात करते हैं, जिनके अंदर हम रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रो रसायन उद्योग है, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा, नमक है और रासायनिक उर्वरक उद्योग इसके उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं वन आधारित। वन में जैसे इमरती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज, ये हमारे वन आधारित उद्योग हैं। पशु आधारित यानी कि जिसका हमें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है, चमड़ा, ऊन, मांस, दूध इत्यादि हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निर्मित माल के आधार पर। निर्मित माल के आधार पर हम देखते हैं तो 2 हमारे उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग और दूसरा है हमारा उपभोक्ता उद्योग, जिन उद्योगों का निर्माण उत्पाद दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात तैयार होने के बाद उसका दूसरे उद्योगों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत को उत्पादन करने के बाद विद्युत हमारे दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है, या फिर कोई भारी मशीन का निर्माण करना हमारा आधारभूत उद्योग के अंदर कहलाता है। अगर हम उपभोक्ता उद्योग की बात करते हैं, उपभोक्ता उद्योग हमारा है जिनका उत्पाद हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और जिनको तैयार होने के बाद हम सीधा उपभोक्ता इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कागज है, पेन है, घड़ी है, खाद्य पदार्थ है इत्यादि हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामित्व प्रबंधन के आधार पर हमारा उद्योग हमारे 5 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इन क्षेत्रों का जो स्वामित्व और प्रबंधन होता है वो सरकार के हाथ में होता है। ये सरकार केंद्रीय हो सकती है या फिर सरकारी हो सकती है। इन्हें हम सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं निजी उद्योग की। जिन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी और एमडीएच के मसाले हो गए, या फिर टी सीरीज़ कंपनी हो गई, बजाज हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं एटलस साइकिल। ये हमारे निजी उद्योग के उदाहरण हैं। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा उद्योग है सहकारी उद्योग। जब कुछ लोग एक सहकारी समिति बनाकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो उसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं। ये लोग खुद ही कच्चा माल उत्पादक होते हैं। इनमें हम अगर हम बात करते हैं तो चीनी मिलें हमारी इसके अंदर मिल आती हैं, या फिर अगर हम डेयरी उद्योग आ जाता है जैसे कि अमूल का। अगर हम बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की, इस क्षेत्र के उद्योगों का संचालन अनेक कंपनियों के संयुक्त प्रयास अथवा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयास के द्वारा किया जाता है। ये मिलकर कंपनियों को चलाते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक कंपनियां हो सकती हैं, निजी भी हो सकती हैं और सार्वजनिक भी हो सकती हैं। इसके बाद हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं। निगम होते हैं जिसमें उद्योग धंधा एक देश में ना चलाकर कई देशों में एक साथ चलाया जा रहा होता है, उसे बहुराष्ट्रीय उद्योग कहते हैं। जैसे हम सुजुकी की बात करते हैं, सैमसंग की बात करते हैं, कोका कोला हो गया इत्यादि। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है क्या? ये उद्योग एक तरह से हम अगर देखें तो ये उच्च औद्योगिक प्रयोग को हम अभी शामिल कर रहे हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। ये इसके अंदर हमारा जो उद्योग धंधे होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देख लेते हैं कि ये उद्योग ज्ञान आधारित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और परिष्कृत होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये उद्योग हल्के होते हैं और इनका जो अंतिम जो प्रोडक्ट हमारा जो तैयार होता है वो बहुत छोटा होता है। और इन उद्योगों में हम उच्च दक्ष क्षमता वाले, इसके अंदर जो श्रमिक हमारे काम करते हैं उसके अंदर हमारे जो व्यवसायिक हैं उनको नौकरी पर रखा जाता है। ये उद्योग बाजार में बदलते मांग के अनुसार अपने उत्पादों में सुधार करते हैं। वो देखते हैं कि बाजार में किस तरह की डिमांड है, उसी तरह के उत्पादों को वो इसके अंदर शामिल करते हैं। इन उद्योगों में श्रम की गतिशीलता रहती है और उपभोक्ता संस्कृति पर आधारित है। वो उपभोक्ता के पसंद के अनुसार या उपभोक्ता की रुचि के अनुसार जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसी के ऊपर आधारित होता है। ये उद्योग हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके जो रिसर्च है उनके पास ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि रिसर्च इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कंप्यूटर, चिकित्सीय उपकरण, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, मोटर गाड़ियाँ, रेडियो, रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक, खेल का सामान इत्यादि हमारे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। अगर ये देखें तो गुड़गांव, बेंगलोर और इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज विज्ञान पार्क हमारे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के उदाहरण हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रौद्योगिकी ध्रुव। आखिर प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है? ये एक प्रादेशिक इकाई होती है जहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों के कारण बहुत सारे उच्च तकनीकी उद्योग इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसी को हम विज्ञान नगर कह सकते हैं या अन्य उच्च औद्योगिक संकुल, जो हमारा उच्च तकनीकी औद्योगिक संकुल भी कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे अगर उद्योग देखेंगे तो स्वच्छंद उद्योग होते हैं। स्वच्छंद उद्योग यानी कि फुटलूस इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फुटलूस इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसके जो किसी भी हमारा जो उसका कच्चा माल होता है या उसमें प्रयुक्त करने वाले हैं वो सभी स्थानों पर समान रूप से मिलते हैं। और इन उद्योगों में कुशल श्रम का विदेशों से प्रवास होता है, और यानी कि अगर इसके अंदर अच्छा श्रम चाहिए, लोग वो विदेशों से भी इसके अंदर काम करते हैं और अपने देश में फिर विदेशी मुद्रा को वो भेजते हैं। इसे ब्रेन ड्रेन या बुद्धि प्रवास कहते हैं। कुशल श्रमिक और सरकारी नीति इन उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। गुड़गांव, बेंगलोर, IMT मानेसर और कैम्ब्रिज पार्क इसके हमारे प्रौद्योगिकी ध्रुव के उदाहरण हैं।
इसके बाद हमारा आगे भी चलेगा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग। उसके बाद हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में हम अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।